गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 26 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। और आज हमारा पहला टॉपिक है वो है खबरों में सुएज नहर। जानने की कोशिश करेंगे सुएज नहर के बारे में, ये खबरों में क्यों है, फिर समझेंगे इसकी लोकेशन क्या है। तो एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हुआ क्या है, हाल ही में सुएज नहर में एक बड़ा सा ओवरलोडेड टैंकर आ रहा था, इस तरह का आप देख रहे हैं यहां पे। और इस ओवरलोडेड टैंकर क्या हुआ, हवाओं की वजह से और किसी प्रॉब्लम की वजह से ये इस तरह फंस गया। और जैसे ये इस तरह फंसा वैसे ही क्या हो गया, पूरी की पूरी जो नहर थी वो ब्लॉक हो गई। और इसके ब्लॉक हो जाने की वजह से इधर बहुत सारे टैंकर रह गए, उधर बहुत सारे टैंकर रह गए, जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो गई। और इसी वजह से ये न्यूज में है। यहां पे देखिए याहू न्यूज का आर्टिकल है, कार्गो शिप स्टिल स्टक एंड सुएज कैनाल कुड बी ब्लॉक्ड। तो एकदम से ये ब्लॉक हो गई है। तो समझ लेते हैं इसके बारे में, जानेंगे क्या है। तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली यह नहर विश्व के व्यस्तम जलमार्गों में से एक है। यानी कि यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अभी हम मैप में भी देखेंगे। इस नहर का निर्माण 1869 में किया गया था और 1956 में मिस्र की सरकार के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी कि शुरुआत में ये फ्रांस और ब्रिटेन के अंडर में थी, लेकिन 1956 में मिस्र की सरकार के द्वारा, इजिप्ट की गवर्नमेंट के द्वारा इसका क्या कर दिया गया, तो आपको याद रखना है, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि इसको नेशनलाइज कर दिया गया। अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, वेयर इज द सुएज कैनाल। आप यहां पे देखिए, ये रेड सी है, ठीक है, ये रेड सी है और ये पूरी सुएज कैनाल है। यहां से देखिए, ये सुएज कैनाल ये बनाई गई है और ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। तो ये आपको याद रख लेना है। और इस पर दो पोर्ट हैं, एक पोर्ट है पोर्ट सईद और एक पोर्ट सुएज। ये दो पोर्ट हैं, एक पोर्ट सुएज यहां पे है और यहां पे पोर्ट सईद है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। यहां पे देखिए सऊदी अरेबिया है, ये पूरा इजराइल का रीजन है। ये आपका यहां पर आपको ये कैनाल देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें, ये नील नदी है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है और ये इजिप्ट का पूरा रीजन है। अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करेंगे। देखो पहले क्या होता था कि जब ये सुएज कैनाल नहीं थी तो हमारा जो व्यापार होता था वो इस तरह होता था। इस पूरे रास्ते को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पार करते हुए तब जाकर ये नीचे से, तब जाकर हम लोग, हमारे जो शिप्स थे वो इंडिया पहुंचते थे। लेकिन जब से ये सुएज कैनाल ओपन हुई है तब से लगभग 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया है इंडिया एंड यूरोप के बीच में। यहां पे देखिए, ये मुंबई से यहां तक देखिए कि इतना डिस्टेंस काफी ज्यादा कम हो गया है हमारे बीच में। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नहर है, ये आपको याद रख लेना है सुएज कैनाल के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये किसको जोड़ती है, तो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने का काम करती है और इसे यूरोप का गेटवे माना जाता है, क्योंकि यहीं से आसानी से यूरोप में एंटर किया जा सकता है और बड़े लेवल पर कार्गो यहां से एंटर करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, किसके बारे में, सुएज कैनाल के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है वो है ला पेरोज। क्या है ये ला पेरोज? एक तरीके का युद्ध अभ्यास है। और किसका युद्ध अभ्यास है? तो ये फ्रांस की नौसेना का युद्ध अभ्यास है, जो हाल ही काफी ज्यादा न्यूज में है। और न्यूज में इसलिए है क्योंकि भारत पहली बार इस युद्धाभ्यास में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो समझने की कोशिश करेंगे क्या है, क्या इसके सिग्निफिकेंस है और कहां पर यह आयोजित किया जाएगा। तो देख लेते हैं जरा इसके बारे में। तो देखिए जरा यहां पे क्या है, 2019 से इस नौसैनिक अभ्यास का आयोजन फ्रांस की सेना के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये पहली चीज आपको याद रखनी है। और हुआ क्या था, नवंबर 2021 में आयोजित किए जाने वाले इस अभ्यास में भारत की नौसेना पहली बार भाग लेगी। यानी कि भारत की नौसेना पहली बार भाग लेगी और इस साल ये नवंबर 2021 में किया जाएगा। ये आपको याद रख लेना है, 21 में किया जाएगा और भारत इसमें पहली बार पार्टिसिपेट करेगा, ये कहा इसलिए न्यूज में है। इसके साथ साथ कौन पार्टिसिपेट करेगा? भारत के साथ इसमें क्वाड के मेंबर भाग लेंगे और इस अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में किया जा रहा है। यानी कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में किया जा रहा है किसका, इस ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का। यहां पे देखिए इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है। इन फर्स्ट इंडियन नेवी टू पार्टिसिपेट फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज ला पेरोज क्वाड अलायंस टू ज्वाइन। क्वाड के मेंबर भी ज्वाइन होंगे। आपको मैंने क्वाड के बारे में बताया था। क्वाड क्या है, 4 देशों का समूह है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है, जिसकी संकल्पना 2007 में शिंजो आबे के द्वारा दी गई थी, जो कि उस दौरान जापान के मुख्य प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास के बारे में, जिसमें भारत की सेना पार्टिसिपेट कर रही है। चलते हैं आगे और आगे जानने की कोशिश करेंगे अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है हमारा फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन।
फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन अपने आप में एक अनोखा कैंपेन है। समझने की कोशिश करेंगे क्यों अनोखा है, क्या ऐसा है इसमें, वो सारी बातें जानने की हम कोशिश करने वाले हैं। देखो हुआ क्या है, चाइना आप जानते हैं जब भी किसी देश से उसको खतरा होता है तो उसके ऊपर व्यापारिक प्रतिबंध लगाना शुरू कर देता है। ऐसा ही हाल में चाइना ने ताइवान के संदर्भ में किया है, क्योंकि ताइवान ने बढ़ चढ़कर चाइनीज नीतियों का विरोध किया है। इसी वजह से चाइना ने ताइवान को सबक से बचाने के लिए इसकी शुरू क्या किया कि ताइवान से होने वाले जो पाइनएप्पल एक्सपोर्ट होते थे चाइना को, उस पर रोक लगा दी है। इसी वजह से ताइवान की जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन की शुरुआत की गई है। क्या है ये? चीन के द्वारा लगाए गए आयात रोक का जवाब देने के लिए ताइवान की राष्ट्रपति ने इस अभियान की शुरुआत की है, यानी कि फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन की शुरुआत की गई है ताइवान की राष्ट्रपति के द्वारा। अब इस अभियान के तहत क्या होगा कि पाइनएप्पल के घरेलू उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। पाइनएप्पल के घरेलू उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि क्या निर्यात पर निर्भर ना रहना पड़े, मतलब बाहर के देशों पर ना निर्भर रहना पड़े। जब घर में ही कंज्यूम आराम से हो जाएगा तो फिर बाहर के देशों पर आपको निर्यात करने की आवश्यकता नहीं है। तो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, देखिए जरा। एक्सप्लेन बाय द लेटेस्ट चाइना ताइवान क्लैश किक ऑफ फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन। तो ये आप देख सकते हैं, ये राष्ट्रपति है उनके द्वारा ये किया गया है कैंपेन, आपको याद रख लेना है। थोड़ी सी हम लोकेशन देख लेते हैं ताइवान की। यहां पे देखिए ताइवान ये इस रीजन में है, फॉर्मोसा आइलैंड पर ये बसा हुआ है ताइवान, ठीक है। ये बीच में ताइवान स्टेट है, यहां पर आपको चाइना मिलेगा। लेकिन अभी इसको लेकर काफी बातें चल रही हैं, तो समझ लेते हैं, जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। अब देखो एक और बात आपको समझनी है, 1949 में हुआ क्या था, जब चीनी क्रांति हुई। तो चीनी क्रांति के बाद जो यहां की सरकार थी, कोमिनतांग के नेतृत्व में वो सरकार यहां पर भाग के आ गई, और तब से ताइवान एक अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन चाइना इसे अपना इंटीग्रल पार्ट बताता है, अपना एक पार्ट बताता है, लेकिन ताइवान अपनी आइडेंटिटी अलग बनाने की कोशिश करता है। तो ये आपको याद रखना है फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन के बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है खबरों में व्यास सम्मान। समझने की कोशिश करेंगे व्यास सम्मान के बारे में। हाल ही में काफी ज्यादा प्रतिष्ठित अब ये सम्मान है, तो किसे दिया गया समझ लेते हैं। हाल ही में हिंदी भाषा के लिए 2020 के व्यास सम्मान से प्रोफेसर शरद पगारे को सम्मानित किया गया है, यानी कि प्रोफेसर शरद पगारे जी को इस अभ्यास से सम्मानित किया गया है। और इन्हें यह सम्मान उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए दिया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, उन्हें यह सम्मान किसके लिए दिया गया है, तो उनका उपन्यास है एक पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, उसके लिए उन्हें दिया गया है। तो ये आपको याद रख लेना है। अब देखो इस सम्मान को देता कौन है, व्यास सम्मान दिया किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको याद रखना है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत 1991 में की गई थी, यानी कि के बिरला फाउंडेशन इसको देता है। और इस साल इसका कौन सा 30वां संस्करण है, तो 30वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है, शरद पगारे जी को दिया गया है। और किसके लिए, तो पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए अवार्ड दिया गया, आपको अच्छे से याद रख लेना है। और 2019 के लिए अवार्ड किसको दिया गया था, नासरा शर्मा जी को दिया गया था। उनका एक लेख था जिसका नाम था कागज की नाव, इसके लिए ये दिया गया था नासरा शर्मा जी को। आप देख सकते हैं ये है शरद पगारे जी, ये इनकी बुक है और इन्हें व्यास सम्मान दिया जा रहा है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है व्यास सम्मान के बारे में, ठीक है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ये देखिए, ये ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज है। यहाँ पे हिंदी राइटर प्रोफेसर शरद पगारे टू बी कन्फर्ड विद व्यास सम्मान 2020, ये आपको याद रख लेना है। और किसके लिए, तो पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अच्छे से याद रखिएगा। और इसमें दिया क्या जाता है, 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ये सारी चीजें। और किसको दिया जाता है, जिन्होंने पिछले 10 साल में काफी अच्छा महत्वपूर्ण काम किया हो हिंदी के क्षेत्र में, उनको ये दिया जाता है व्यास सम्मान। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है धान की सुनहरी फसल का सिग्मोत्सव। देखेंगे किसके द्वारा धान की सुनहरी फसल का सिग्मोत्सव मनाया जाता है, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या है ये, हाल ही में गोवा सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि वह विश्व प्रसिद्ध सिग्मोत्सव का आयोजन करेंगे। यानी कि गोवा सरकार ने घोषणा की है कि वो सिग्मोत्सव का आयोजन करेंगे। अब ये है क्या, बसंत के आगमन के प्रतीक इस उत्सव को गोवा के आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। यानी कि इस उत्सव को गोवा के आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और इसमें होता क्या है, तो स्थानीय कई प्रकार के नृत्य होते हैं, जैसे घोड़ो मोदनी, गोफ, फुगड़ी आदि नृत्य होते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है सिग्मो उत्सव के बारे में, जो कि किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है गोवा राज्य से संबंधित है। अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, एक्सप्लेन व्हाट इज सिग्मो, हाउ विल फेस्टिविटीज इन गोवा चेंज दिस ईयर ड्यू टू कोविड-19। तो ये न्यूज में था, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला जो टॉपिक है वो है टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश। इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है, वर्ल्ड टीबी दिवस के दौरान
कब मनाया जाता है आप लोग जानते हैं, 24 मार्च को मनाया जाता है। मैंने कवर भी किया था, आप लोगों ने देखा होगा उसको। तो वर्ल्ड टीबी दिवस के दौरान लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है और लक्षद्वीप देश में ऐसा कारनामा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अच्छे से याद रखिएगा कि टीबी मुक्त हाल में ही कौन हुआ है, तो लक्षद्वीप हुआ है। भारत सरकार के द्वारा 2025 तक टीबी से मुक्त होने का प्रयास किया गया है। यानी कि भारत सरकार चाहती है कि देश से 2025 तक पूर्ण रूप से टीबी को समाप्त कर दिया जाए, जिससे कि इंडिया को टीबी फ्री बनाया जा सके। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहां पे देखिए हर्षवर्धन जी ने अनाउंस किया था, लक्षद्वीप डिस्ट्रिक्ट बडगाम इन जम्मू कश्मीर डिक्लेयर्ड टीबी फ्री। यानी कि लक्षद्वीप तो पूरा और ये बडगांव जो जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है उसको बिल्कुल टीबी फ्री घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए 24 मार्च का ये आर्टिकल था, तो ये आपको याद रख लेना है किसे घोषित किया गया हाल में, तो लक्षद्वीप को। और साथ में ही जम्मू कश्मीर का एक जिला है बडगांव, उसको भी टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर डियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर। क्या है ये? देखिए हाल में इसका निर्माण आंध्र प्रदेश में किया गया। बस इतना याद रखिए कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका निर्माण किया गया है। अब ये होगा क्या, तो मोबाइल वाटर फ्रॉम होगा, जहां पर जो वाटर की क्वालिटी को अच्छा करेगा, इंप्रूव करेगा, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है विशाखापट्टनम में। ये यहां पर देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था, वाइजैक गेट्स मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर। तो ये आपको याद रखना है, 2 दिन पहले का आर्टिकल था, ये आज मैंने देखा तो मैंने इसको कवर कर दिया। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना। समझने की कोशिश करेंगे ये देवदर्शन योजना क्या है और इसे क्यों लॉन्च किया गया है। तो ध्यान से सुनिए, समझिए। देखो है क्या, इस योजना को हाल में ही गोवा सरकार ने अपने बजट के दौरान लॉन्च किया। गोवा सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। अब इस योजना में क्या होगा कि गोवा सरकार राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या करेगी, तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगी। यानी कि गोवा सरकार जो वरिष्ठ नागरिक हैं राज्य के, उनको उनकी मनपसंद तीर्थ स्थलों को क्या कराएगी, उनकी यात्रा कराएगी। और इसके लिए सरकार ने कितना 2.5 करोड़ रुपए का आवंटन किया है और साथ ही IRCTC के साथ समझौता किया है, जिससे कि नागरिकों को यह सुविधा दी जा सके। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना का संबंध गोवा राज्य से है और इसके तहत राज्य वरिष्ठ नागरिकों को क्या करेगा, तो आपको याद रखना है तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। अगला टॉपिक है हमारा परोस्मिया के बारे में। ये परोस्मिया क्या है, एक प्रकार का सूंघने का विकार है। देखो कोविड-19 के दौरान हमें क्या देखने को मिला है, हमें देखने को मिला है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की सूंघने की क्षमता प्रभावित हो रही है और इसी रोग को नाम दिया गया है परोसिमिया। तो देख लेते हैं क्या, यह एक प्रकार का शारीरिक विकार है जिसमें व्यक्ति के सूंघने की क्षमता प्रभावित होती है और हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित लोगों में यह समस्या देखने को मिल रही है, उन्हें परोसिमिया नामक रोग भी हो जा रहा है, उनकी सूंघने की क्षमता प्रभावित हो रही है। तो इस वजह से ये न्यूज में था, मैंने इसको कवर किया। याद रखिएगा परोसिमिया क्या है, एक प्रकार की सूंघने का विकार है ये। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। माइस रोड शो मीट इन इंडिया। ये क्या है, एक तरीके का फेस्टिवल है और किस चीज को आकर्षित करने के लिए, तो पर्यटन को आकर्षित करने के लिए एक प्रकार का फेस्टिवल है। देख लेते हैं। हाल ही में इस शो का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। यानी कि जो हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं श्री प्रहलाद सिंह और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस शो का आयोजन किया गया। अब इस शो का आयोजन कहां किया गया, इस शो का आयोजन किया गया था खजुराहो में। यह आपको अच्छे से याद रखना है, कहां, खजुराहो, जो कि एक बहुत बढ़िया तीर्थ स्थल है। किसका तीर्थ स्थल है, साथ ही पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का। अब इस शो के माध्यम से सरकार इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है ताकि बाहर के ज्यादा से ज्यादा लोग आए, यहां पर राज्य में पर्यटन बढ़े और राज्य में जब पर्यटन बढ़ेगा तो राज्य की आमदनी में काफी ज्यादा इजाफा होगा। इसलिए सरकार ने इस शो का आयोजन किया है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। यहां पे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर और हमारा अगला टॉपिक है वो है अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। मात्र कुछ ही बच्चे देते हैं, ये गलत बात है। जो भी लोग देखते हैं कम से कम आप तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जिससे क्या होगा, आप आंसर दोगे, एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, वीडियो फैलेगी और वीडियो फैलेगी तो चैनल ग्रोथ करेगा। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप आंसर दीजिएगा। देखते हैं क्या है। खबरों में पावी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का संबंध निम्न में से किस संगठन से है। यानी कि जो पावी एंटी टेरर 2021 का जो क्या है एक्सरसाइज है, इसका संबंध किससे है, यूरोपियन संघ से है क्या, ऑप्शन बी संघाई सहयोग संगठन से है क्या, ऑप्शन सी आसियान से है या डी सार्क से है। जो भी इसका आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कैसा लगता है आपको ये, अपनी राय जरूर दें। पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये चैनल ग्रोथ करे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।